हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और लेक्चर्स समझ रहे होंगे। तो हम लोग बायोलॉजी में 12th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी और उसके उपयोग, यानी जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोगों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों को कहाँ कहाँ उपयोग पढ़ना था, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ कहाँ करना था। तो पहला तो कृषि में था। तो कृषि में मैंने आपको पढ़ा दिया कि कृषि में कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी का। उसके बाद जो सेकंड पढ़ना है वो चिकित्सा में पढ़ना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग के बारे में आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग यानी कि मेडिकल के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, और मेडिकल के फील्ड में सबसे ज़्यादा उपयोग बायोटेक्नोलॉजी का किया जाता है, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग चिकित्सा में तब से सबसे ज़्यादा होने लगा जब से रिकॉम्बिनेंट डीएनए की खोज हुई, है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की तकनीक जब हम लोग को पता चल गई कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनानी है, उसके बाद से चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत ज़्यादा हो गया और उपयोग होते चले गए। काफ़ी कुछ बना है, जैसे एंटीबायोटिक्स बने हैं, इंसुलिन बने हैं, एंजाइम्स बने हैं, है ना। तो काफ़ी कुछ बने हैं चिकित्सा में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग को इस लेक्चर में कवर करने हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, देखते रहिए। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाता हूँ। तो इसमें देखते हैं क्या है कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों का स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित व अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव है। मतलब पुनर्योगज डीएनए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुनर्योगज डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की तकनीक जब से पता चली है तब से बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी पीक पे पहुंच चुकी है। अब जो है काफ़ी सारी औषधियाँ बनाई गई हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बीमारियों में। पुनर्योगित चिकित्सा औषधियों का अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ऐसा देखा गया है कि उपरोक्त उत्पाद जो अमानवीय स्रोतों से विलगित किए गए हैं वे अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव डालते हैं। मतलब कि जो पुनर्योगित चिकित्सा औषधि है यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसका कोई जल्दी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जबकि पहले जो दवाइयाँ बनाई जाती थी उनका साइड इफ़ेक्ट थोड़ा ज़्यादा ही देखा जाता था। आगे कहता है एनसीईआरटी हमसे कि वर्तमान समय में लगभग 30 पुनर्योगित चिकित्सा औषधियाँ विश्व में मनुष्य के हेतु स्वीकृत हो चुकी है और वर्तमान में इनमें 12 भारत में विपणित हो रही हैं, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में 30 पुनर्योगज चिकित्सा औषधियाँ बनाई गई हैं, उनमें से 12 तो भारत में ही मिलती हैं, है ना। 12 दवाइयाँ पुनर्योगज चिकित्सा औषधि जो है यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज़ करके जो दवाइयाँ बनाई गई हैं 30, उनमें से 12 तो सिर्फ अकेले भारत में ही मिलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, और इस टॉपिक से तो काफ़ी कुछ पूछा जाता है, तो ये वाला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, और ये फिगर तो आपको याद करना ही है। तो देखो क्या है इसमें, जो हम लोग जानते हैं कि जो डायबिटीज़ होती है यानी कि जो मधुमेह रोग होती है, मधुमेह रोग, शुगर की बीमारी, वो किसकी कमी के कारण होती है? वो होती है इंसुलिन की कमी के कारण। यदि शरीर में इंसुलिन कम बनता है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी जब शरीर में इंसुलिन कम बनेगा तो ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा, और जब ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा तो बाई प्रोडक्ट शुगर की बीमारी हो जाएगी। और ये जो इंसुलिन है ये निकलता कहाँ से है? ये
पैनक्रियाज में यानी अग्न्याशय में एक लैंगरहैंस द्वीपिकाएं होती हैं, है ना, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं होती हैं। उन्हीं द्वीपिकाओं में से इंसुलिन निकलता है जो कि ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि यदि इंसुलिन की मात्रा अगर घट जाए शरीर में तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो फिर शुगर की बीमारी यानी कि मधुमेह हो जाती है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो इंसुलिन बनाई जाती थी, है ना, आप लोग देखे होंगे शुगर की बीमारों को, यानी जिस व्यक्ति को शुगर हुआ है उनको इंसुलिन दिया जाता है इंजेक्शन से। कभी ना कभी आप लोग ज़रूर देखे होंगे वो लोग इंसुलिन लेते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो आज जो इंसुलिन बनाई जाती है वो तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाई जाती है, तो वो अच्छा है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। लेकिन पहले जब बायोटेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी और उस समय लोगों को शुगर जब होता था तो इंसुलिन जो उस समय बनता था लोगों को देने के लिए वो सूअर के अग्न्याशय से बनता था, है ना, पिग जो आप लोग जानते हैं, तो उसके अग्न्याशय से बनता था ये, जिसके वजह से मनुष्यों में साइड इफ़ेक्ट होती थी और उनके शरीर में कहीं खुजली, कहीं दाद, है ना, या फिर शरीर का लाल हो जाना, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आने लगी थी। तो साइंटिस्टों को कुछ ना कुछ तो उसका सॉल्यूशन चाहिए ना भाई। वो हमेशा तो ऐसे ही नहीं होगा कि सूअर के आँत से बनाइए इंसुलिन फिर लोगों को दीजिए, फिर तो एक तरफ तो शुगर कंट्रोल होगा लेकिन दूसरी तरफ कोई और बीमारी लग जाएगी। ऐसा नहीं ना चाहिए। तो लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए था। तो लोगों ने क्या, साइंटिस्टों ने सॉल्यूशन क्या निकाला, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सॉल्यूशन निकाला क्या। साथ ही साथ इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि इंसुलिन होता क्या है, इसकी बनावट क्या होती है, ठीक है, और फिर सबसे पहले किस कंपनी ने बनाया इंसुलिन को बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो अभी मैंने जितना आपको बताया उतना तो समझ में आ गया ना। अभी मैंने कुछ ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं है। इंसुलिन के बारे में मैंने आपको बताया कि इंसुलिन की कमी के कारण शरीर में शुगर की रोग हो जाती है ना, शुगर की बीमारी हो जाती है। यदि इंसुलिन कम बने तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शुगर हो जाता है। तो पहले पुराने समय में शुगर के इलाज के लिए जो इंसुलिन बनाई जाती थी वो सूअर के आँत से बनाई जाती थी, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत था, तो उसी का सॉल्यूशन ढूंढा गया। तो इसमें पहले हम लोग देखते हैं कि इंसुलिन होता क्या है। तो इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, श्रृंखला ए और श्रृंखला बी। यानी कि इंसुलिन जो है वो दो सीरीज़ से बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड सीरीज़। यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड समझने की ज़रूरी है, हालांकि ये केमिस्ट्री का टर्म है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब होता है लंबी चेन, लंबी श्रृंखला। जैसे आप लोग देखे होंगे हमारे घर में सिक्कड़ होते होंगे, ऐसे ऐसे होते हैं ना, सिक्कड़ बने होते हैं, ठीक है, जो चेन होती है वही चेन को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। यानी कि इंसुलिन एक लंबी चेन के आकार की बनी होती है, उसमें दो श्रृंखलाएं होती हैं, एक श्रृंखला ए, एक श्रृंखला बी, जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है। यानी कि जो श्रृंखला ए है और श्रृंखला बी, ये दोनों ही आपस में डाइसल्फाइड बंधनों से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन प्राक हार्मोन, यानी कि प्राक किसको कहते हैं, एंजाइम की तरह प्राक हार्मोन को पूर्ण परिपक्व व क्रियाशील हार्मोन बनने से पहले संसाधित होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब प्राक हार्मोन का मतलब यह होता है कि ये हार्मोन पूरा का पूरा विकसित हो गया है। जो हार्मोन विकसित हो जाता है पूरा अच्छे से, उसको हम लोग प्राक हार्मोन कहते हैं, और जो अच्छे से नहीं हो पाता उसको वो प्राक हार्मोन या फिर प्राक एंजाइम नहीं है। ये तो बस ऐसे ही समझाया गया है, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो इसको मत लिखिएगा, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो अभी तक हमने क्या देखा कि इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, श्रृंखला ए और श्रृंखला बी। ये दोनों ही श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंधन से जुड़ी रहती है। और मानव के अलावा भी जितने भी स्तनधारी हैं इस पृथ्वी पर, उन सब में इंसुलिन जो होता है प्राक हार्मोन के तरह होती है ना। प्राक हार्मोन यानी कि पूरा पूरा विकसित होता है वो, जिसमें एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे पेप्टाइड सी कहते हैं। अब ये बात समझने वाली बात है। अभी मैंने बताया कि इंसुलिन में कितनी श्रृंखलाएं होती हैं, ए और बी, दो श्रृंखलाएं होती हैं। इसके साथ एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसको कहते हैं पेप्टाइड सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि इंसुलिन की अतिरिक्त श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे पेप्टाइड सी कहते हैं। ठीक है। वैसे तो आमतौर पर इंसुलिन में कितनी श्रृंखलाएं होती हैं, दो ही होती हैं, श्रृंखला ए और बी। लेकिन एक और होती है जो अतिरिक्त होती है, वो होती है पेप्टाइड सी। यह जो सी पेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है, यानी कि जो इंसुलिन पूरा का पूरा परिपक्व हो गया, जो पूरा अच्छे से बन गया है, उसमें ये सी नहीं पाई जाती है, सिर्फ दो ही होती है। यानी कि जब इंसुलिन बनने के कगार पर होती है, यानी कि जब उसका डेवलपमेंट होता है, इंसुलिन जब बनती है, धीरे धीरे बनती है, तो उसमें तीन श्रृंखलाएं होती हैं, श्रृंखला ए, श्रृंखला बी और पेप्टाइड सी। लेकिन जैसे ही इंसुलिन पूरा का पूरा बन जाता है, तो क्या होता है, पेप्टाइड सी वहाँ से हट जाती है और सिर्फ दो ही श्रृंखला उसमें बच जाती है। क्लियर। जो परिपक्वता के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाती है, मैंने आपको यही बताया कि इंसुलिन जब धीरे धीरे बन रही होती है तो उस समय तो पेप्टाइड सी होता है, लेकिन जब पूरा बन जाता है तो पेप्टाइड सी वहाँ से हट जाता है। आरडीएनए है ना, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आरडीएनए मतलब क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी पुनर्योगज डीएनए तकनीकों का प्रयोग करते हुए, यानी उसको क्या कहते हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कुछ भी कहिए, कि तकनीकों का प्रयोग करते हुए इंसुलिन के उत्पादन में मुख्य चुनौती यह है कि इंसुलिन को एकत्रित कर परिपक्व रूप में तैयार किया जाए। ठीक है। मतलब यह है कि चुनौती वहाँ पर आती है जब कोई कंपनी इंसुलिन बनाएगी, तो उसको ये दिक्कत आती है कि वो कैसे एक परिपक्व इंसुलिन बनाए ताकि उसमें सिर्फ दो ही श्रृंखलाएं आए, ए और बी, ये पेप्टाइड सी न आए। और अभी मैंने बताया कि पेप्टाइड सी कब होता है इंसुलिन में, जब इंसुलिन धीरे धीरे बनता रहता है उस समय पेप्टाइड सी होता है, लेकिन जब परिपक्व हो जाता है इंसुलिन तो वहाँ से पेप्टाइड सी हट जाता है। तो 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने दो डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और श्रृंखला बी के अनुरूप होती है, जिसे इकोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया गया। इन अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं ए और बी को निकालकर डाइसल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया गया है। ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछा गया कि आधुनिक युग में जो इंसुलिन बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है, तो आपका जवाब होगा कि क्या किया जाता है कि दो डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जाता है जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप होती है। ठीक है। तो वो तैयार कैसे किया जाता है, पहले होता क्या है कि इंसुलिन को, जो इंसुलिन होता है, जो मानव शरीर में इंसुलिन होता है, उस इंसुलिन को पहले निकाला जाता है, फिर उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है इकोलाई में डाल के। और इकोलाई क्या करती है कि हमारे ही जैसा डीएनए यानी कि श्रृंखला ए और श्रृंखला बी इंसुलिन उत्पन्न कर देती है। फिर जब दो श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया जाता है और इंसुलिन बन गया। अब देखते हैं इसका फिगर को। ठीक है। यहाँ पे है क्या, इसका फिगर क्या है, प्राक इंसुलिन का सी पेप्टाइड के अलग होने के बाद इंसुलिन की परिपक्वता यहाँ पे दिखाई गई है। यानी कि
जब इंसुलिन जब पूर्ण परिपक्व हो जाता है और उसके पास से पेप्टाइड सी हट जाता है तब दिखाया गया। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये प्राक इंसुलिन है, ठीक है, यानी कि श्रृंखला ए है ना, ठीक है। तो ये है, ये श्रृंखला ए है और ये श्रृंखला बी है, ठीक है। ये श्रृंखला ए और ये श्रृंखला बी, क्योंकि आपको पता है इंसुलिन में कितनी श्रृंखलाएं होती हैं, 2 श्रृंखलाएं होती हैं। तो श्रृंखला 1 और श्रृंखला 2, और ये दोनों ही डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ी हुई हैं। और ये है पेप्टाइड सी, ठीक है। बीच वाला जो ग्रे रंग का है वो पेप्टाइड सी है, बाकी ये जो स्काई कलर का है ये पेप्टाइड ए और ये पेप्टाइड बी। क्लियर? और इसी कारण मुझे पता कैसे चला कि ये पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी है, क्योंकि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और आपको पता है कि इंसुलिन के दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एक अतिरिक्त ये होता है, ठीक है। तो ये अभी जो इंसुलिन है ये अभी प्राक नहीं है। प्राक इंसुलिन का मतलब पूरा अच्छे तरीके से परिपक्व अभी है ना, अभी नहीं है, अभी होने वाला है ये। अब देखो क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि ये जो ग्रे कलर का आपको दिख रहा है पेप्टाइड सी, जो कि मैंने अभी यहाँ पे बताया था, इसको काट दिया गया, यहाँ से इसको पेप्टाइड सी को काट कर निकाल दिया गया। तो बचेगा क्या? पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यही प्राक इंसुलिन है जो कि पेप्टाइड सी से हट गया है, ठीक है। तो करते क्या है साइंटिस्ट लोग कि ये जो पेप्टाइड सी है ना, ये जो पेप्टाइड सी है इसी को इकोलाई के प्लाज्मिड में इसको उठाकर इसमें सेट कर देते हैं और फिर इस प्लाज्मिड को दूसरे इकोलाई में डाल देते हैं। और फिर वो इकोलाई क्या करता है कि हमको ये 2 गो श्रृंखला बना के दे देता है। और फिर साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि इन दोनों श्रृंखलाओं को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा इंसुलिन बन जाता है, ठीक है। तो ये रहा इंसुलिन। अब हम लोग पढ़ेंगे जीन चिकित्सा के बारे में। यानी अभी तक हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? अभी हम लोग इंसुलिन के बारे में पढ़ रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी का इंसुलिन बनाने में क्या योगदान है। अब हम लोग पढ़ेंगे जीन चिकित्सा में, यानी जीन थेरेपी में बायोटेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है। क्लियर? तो देखते हैं क्या है कि जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाए, ठीक है। यानी जीन चिकित्सा में क्या किया जाता है कि बच्चे या फिर माँ के गर्भ में जो भ्रूण होता है उसमें चिन्हित किए गए जीन, यानी कि पहले चिन्हित कर लिया जाता है कि कौन सा जीन खराब है ना, और फिर उसका इलाज कर दिया जाता है। तो वही होता है जीन चिकित्सा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि देखो कभी कभी कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जो आनुवांशिक होते हैं, है ना, आनुवांशिक रोग होते हैं। आनुवांशिक रोगों का इलाज होता नहीं है, आनुवांशिक रोगों का इलाज होता नहीं, क्योंकि जो भी आनुवांशिक रोग होता है वो लाइलाज होता है, क्योंकि वो किसी रोगाणु से नहीं हुआ है बल्कि वो आनुवांशिक पदार्थों के खराबी की वजह से हुआ है। इसी वजह से आनुवांशिक रोगों का कोई इलाज होता नहीं है। लेकिन साइंटिस्टों ने कुछ रोगों का इलाज ढूंढ निकाला है, तो उसका इलाज जो होगा वो तो किस विधि से होगा? वो जीन थेरेपी से होगा, ठीक है। तो देखो यदि एक व्यक्ति आनुवांशिक रोग के साथ पैदा हुआ तो क्या इस रोग के उपचार हेतु कोई चिकित्सा व्यवस्था है? तो अभी तो मैंने बताया कि आनुवांशिक रोग का इलाज नहीं है, लेकिन एक प्रयास किया गया है जो कि कुछ कारगर है। तो उसके लिए होता क्या है कि पहले जीन को चिन्हित कर लिया जाता है कि किस जीन के वजह से इस व्यक्ति में ये रोग उत्पन्न हुआ है। उसके बाद अभी जब वो बच्चे की अवस्था में है या फिर अभी वो भ्रूण में ही है तो ही उसका इलाज कर दिया जाता है। होता क्या है,
उसमें रोग के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, जीनों को व्यक्ति या कोशिकाओं या ऊतकों में क्या कर दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है। मतलब जो अच्छा जीन है उसको, खराब जीन को हटाकर नए जीन को वहाँ पर फिट कर दिया जाता है। आनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों में संपन्न करते हैं। अभी मैंने बताया कि पहले जीन को चिन्हित कर लिया जाता है कि कौन सा जीन खराब है। जब पता चल जाता है तो उसके बाद उस जीन को वहाँ से हटा दिया जाता है या फिर उसको वहीं पर रखा जाता है, लेकिन एक अच्छा जीन वहाँ पे फिट कर दिया जाता है, डीएनए फिट कर दिया जाता है, ताकि वो जीन ठीक हो जाए और फिर आनुवंशिक रोग खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अभी। जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। तो जीन चिकित्सा का सबसे पहला उपयोग कब किया गया था? 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की पर किया गया था। उसको हुआ क्या था, उसके शरीर के अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी हो गई थी, एडीए की कमी हो गई थी। ठीक है, अब कमी हो गई थी तो भाई इसका कोई उपयोग होगा शरीर में ना। कमी हुआ तो क्या हो गया, एडिनोसिन डीएमिनेज जो होती है वो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। क्या बनाती है? प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है। आई बात समझ में? उसके बाद उपरोक्त समस्या जो एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज के लिए जिम्मेदार है, जो इसके लोप होने के कारण होता है। ठीक है, मतलब एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी कब होती है? जब उसका जो जीन है या फिर जो एंजाइम है एडिनोसिन डीएमिनेज, ये पूरा का पूरा बनता ही नहीं है बचपन से ही शरीर में। तो वो जो 4 वर्षीय लड़की थी उसके शरीर में एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी थी, तो क्या होगा, उसको कोई ना कोई आनुवंशिक रोग हुआ रहेगा। ये एक प्रकार का आनुवंशिक रोग ही है। एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी जो है वो एक आनुवंशिक रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक प्रयास किया गया जो 1990 में फिट बैठा और उसको ठीक किया गया। तो देखो, कुछ बच्चों में एडीए की कमी यानी एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उपचार अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से होता है, जबकि दूसरों में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाता है, जिसमें सुई द्वारा रोगी को सक्रिय एडीए दिया जाता है। मतलब क्या है कि एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से जो रोगी उत्पन्न हुआ है, मतलब जिसको भी एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी है, एडीए की कमी है ना, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी है, उसके लिए पहला क्या तरीका है कि उसके अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण, मतलब उसकी जो हड्डियां हैं उन हड्डियों में जो अस्थि मज्जा पाई जाती है उसी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। मतलब उसी को कोई दूसरा अस्थि मज्जा वहाँ पे लगा दिया जाता है तो ठीक हो जाता है। नहीं तो होता क्या है कि वो एंजाइम जो है, जो एडीए है, इसी को इंजेक्शन के द्वारा शरीर में चढ़ा दिया जाता है। जैसे देखो, पहली विधि क्या है एडीए की कमी को दूर करने के लिए, कि अस्थि मज्जा, देखो एडीए जो है वो अस्थि मज्जा में ही बनता है, एडिनोसिन डीएमिनेज अस्थि मज्जा में ही बनता है, यानी हड्डी के अंदर जो मज्जा होता है उसी में एडीए बनता है। लेकिन जब एडीए की कमी हो गई, इसका मतलब कि अस्थि मज्जा एडीए बनाने लायक रहा नहीं है, इसी वजह से एडीए की कमी हो गई है। तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि दूसरा अस्थि मज्जा ही इसमें डाल देते हैं, जो एडीए बनाता हो तो बनने लगेगा, है ना। दूसरा अस्थि मज्जा ही इसमें क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो एडीए बनने लगता है। नहीं तो दूसरी विधि यह है कि इंजेक्शन से एडीए खून में चढ़ा दिया जाता है। इंजेक्शन से, जैसे कि इंजेक्शन से पानी चढ़ता है शरीर में, वैसे ही एंजाइम को चढ़ा दिया जाता है तो उपचार हो जाता है उसका। उपरोक्त दोनों विधियों में यह कमी है कि ये पूर्णतः रोगनाशक नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों विधि अपनाई गई है, कि पहला विधि क्या था कि अस्थि मज्जा को ही बदल दीजिए,
और दूसरी विधि ये थी कि एडीए को इंजेक्शन के द्वारा शरीर में चढ़ाइए। लेकिन इन दोनों विधियों के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये पूर्ण यानी कि फुल इलाज नहीं है, ये है ना, पूरा का पूरा ये इलाज नहीं है। जैसे कि सर्दी खांसी का पूरा इलाज नहीं हो पाता है, उसी प्रकार से इसका भी अगर ये दोनों विधि अपनाया जाएगा तो पूरा इलाज नहीं होगा। पूरा इलाज के लिए क्या किया जाता है कि जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसिकाणु को निकालकर शरीर से बाहर संवर्धन किया जाता है। सक्रिय एडीए को सीडीएनए लसिकाणु में प्रवेश कराकर अंत में रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है। मतलब क्या हुआ कि पहले शरीर से, है ना, पहले क्या कहता है कि रोगी के रक्त में से लिम्फ निकाला जाता है। 10th क्लास में आप लोग लिम्फ के बारे में पढ़े होंगे। लसिकाणु निकाल लिए जाते हैं और निकालने के बाद उसको सीडीएनए में फिट कर दिया जाता है। सक्रिय एडीए का मतलब एडीए के डीएनए में उसको उस लिम्फ को फिट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है कि लसिकाणु में प्रवेश कराकर अंत में रोगी के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। यानी जो एडीए निकाला गया है उस एडीए को डीएनए फिट किया जाता है और फिट करने के बाद उस डीएनए को फिर से वापस शरीर में डाल दिया जाता है, जिससे कि उसका उपचार हो जाता है। ठीक है, ये कोशिकाएं मृत प्राय होती हैं, यानी कि मरने के बिल्कुल मरी हुई होती हैं। इसलिए आनुवांशिक निर्मित लसिकाणु को समय समय पर रोगी के शरीर में अलग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि मज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं से उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो यह स्थायी उपचार हो सकता है। मतलब क्या कि ये जो 3 विधियां हो गई यहाँ पे, एक विधि तो अस्थि मज्जा को नया कर दीजिए, दूसरी विधि की एडीए को ही इंजेक्शन के द्वारा चढ़ा दीजिए, तीसरी विधि ये है कि वही जो मैंने आपको बताया लसिकाणु निकालिए, डीएनए में फिट कीजिए, फिर डीएनए को चढ़ा दीजिए। ये तीनों ही चीज़ स्थायी नहीं है, परमानेंट इलाज ये नहीं है। परमानेंट इलाज एडीए की कमी की नहीं है। तो परमानेंट इलाज करने के लिए क्या किया जाएगा भाई? परमानेंट इलाज करने के लिए अस्थि मज्जा को जब बच्चा माँ के गर्भ में भ्रूण अवस्था में हो और उसी समय यदि पता चल गया है कि इसमें आनुवांशिक रोग है, तो क्या किया जाएगा कि उसमें एडीए को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा उसी अवस्था में, है ना, एडीए को उसी अवस्था में प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, तो फिर उसका इलाज हो जाता है। ठीक है, और यही परमानेंट इलाज है जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये रहा आपका जीन चिकित्सा, जो कि पूरी कंप्लीट कर दी है मैंने, आपको बस उसको अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का आणविक निदान क्या है, मतलब आणविक निदान में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग क्या है। ठीक है, अभी आणविक निदान होता क्या है? देखो, कभी भी कोई रोग होती है तो पहले उसका क्या किया जाता है? जांच किया जाता है। क्या जाता है? यदि अच्छे से जांच ना हो तो बीमारी पकड़ में आएगी नहीं और फिर उसका इलाज अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी वजह से बीमारी का इलाज करने के लिए ज़रूरी यह है कि बीमारी पकड़ में आए, तो उसके लिए जांच किया जाता है। तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि डीएनए में होती है, जीन्स में होती हैं, या फिर आणविक आधार पर होती है। तो ऐसे बीमारियों को पकड़ने के लिए, जांच करने के लिए आणविक निदान का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं कि है क्या। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया व एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषण अमापन यानी एलाइजा कुछ ऐसे तकनीक है जिसके द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, रोग को पहचानना ज़रूरी है, तो रोग को पहचानने के लिए कुछ यहाँ पे विधियाँ हैं। पहली विधि क्या है? पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि पीसीआर, और तीसरी विधि है एलाइजा,
ELISA, ठीक है। इससे हम लोग प्रारंभिक रोगों की प्रारंभिक लक्षण को पकड़ सकते हैं और फिर उसका इलाज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रोगजनक जैसे जीवाणु या विषाणु जैसे रोग होते हैं की उपस्थिति का सामान्यतया तब पता चलता है जब उसके द्वारा उत्पन्न रोग को लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उस समय तक रोगजनक की संख्या शरीर में पहले से काफ़ी अधिक हो चुकी होती है। मतलब यदि शरीर में जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ किसी से भी अगर कोई रोग होता है तो प्रारंभ में लक्षण उसका नहीं दिखता है। जब इनकी संख्या शरीर में बढ़ जाती है पूरा, तब जाकर उनका लक्षण दिखता है। तब तक बहुत देर हो गई होती है, तब तक उसके बाद इलाज कराना पड़ता है बहुत ज़्यादा। लेकिन सोच के देखो कि यदि बहुत पहले ही पता चल जाए, जब ये रोगाणु बहुत कम हो शरीर में तो ही पता चल जाती तो कितना अच्छा होता। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, जो विधियाँ बताई हैं मैंने वो होगा, जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु, यानी उस समय जब रोग का लक्षण स्पष्ट नहीं दिखता है, तब उनकी पहचान PCR के द्वारा उनके न्यूक्लिक अम्ल के प्रवर्धन यानी एम्प्लीफिकेशन के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि रोग के लक्षण हमारे शरीर में अच्छे से तभी दिखाई देते हैं जब उनकी संख्या यानी रोगाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन यदि मैं जानना चाहता हूँ कि रोगाणु कम ही हो, उसी समय मुझे रोग के लक्षण दिख जाए, तो उसके लिए PCR किया जाएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके क्या किया जाता है कि जो रोगाणु है उनके न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन कराया जाता है, क्योंकि PCR के द्वारा तो यही काम ही होता है। PCR किसी भी न्यूक्लिक अम्ल को बहुत बड़ा बड़ा कर देता है ना। तो जब PCR न्यूक्लिक अम्ल को बड़ा करता है ना, तो दिख जाता है कि हाँ इसमें कौन सी बीमारी होने वाली है। तो उसी समय जब इलाज करा दिया जाएगा तो पूरा का पूरा अच्छे से इलाज उसका हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार HIV की पहचान हेतु PCR आजकल सामान्यतः उपयोग में लाया जा रहा है, और उसका उपयोग संदेहात्मक कैंसर रोगियों के जीन में होने वाले उत्परिवर्तन को पता करने में भी किया जा रहा है, ठीक है। यानी HIV जो एड्स है, जो HIV से होता है, तो और HIV का लक्षण तो जल्दी दिखता ही नहीं है। तो HIV का लक्षण जब जल्दी दिखता नहीं है लेकिन दिखना है तो PCR का उपयोग करेंगे हम, ताकि HIV के न्यूक्लिक अम्ल को काफ़ी एम्प्लीफिकेशन करके देखा जाए, बहुत बड़ा करके देखा जाए, तो पता चल जाएगा हमें कि हमें रोग होने वाला है या नहीं है। कैंसर में भी इसका, कैंसर रोगियों की पहचान में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। DNA या RNA की एकल श्रृंखला से एक विकिरण सक्रिय अणु जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरक DNA से संकरित होते हैं, जिसे बाद में स्वीकरणी चित्रण यानी ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचानते हैं, ठीक है। क्लोन जिसमें उत्परिवर्तन जीन मिलते हैं छायाचित्र पटल यानी फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते, क्योंकि संपरीक्षित्र यानी कि प्रोब व उत्परिवर्तित जीन आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रोग को पहचानने की एक और विधि है जिसको हम लोग कहते हैं स्वविकिरणी चित्रण यानी ऑटो रेडियोग्राफी। इससे भी हम लोग रोगों का पहचान कर सकते हैं। वैसे हम लोग नहीं करते, ये लोग जांच घर वाले करते हैं ये सारे काम, हम लोग के बस की बात नहीं, सीखना पड़ेगा तो हो जाएगा, वैसे होगा क्यों नहीं, ठीक है। तो DNA या RNA की एकल श्रृंखला में एक विकिरण सक्रिय अणु जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरक DNA से संकरित होते हैं। यानी कि क्या होता है कि जैसे ये DNA का एक स्ट्रैंड है, तो क्या होगा कि इसमें सक्रिय अणु मिलकर फिर ये अपना पूरक DNA के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इसको किसी मशीन से गुजारा जाता है तो हमें एक फोटोग्राफिक फिल्म मिलती है, ठीक है। तो जो उत्परिवर्तित जीन होते हैं उनका छायाचित्र नहीं दिखाई पड़ता है। उत्परिवर्तित जो जीन होते हैं, उत्परिवर्तित जीन का मतलब क्या, ऐसा जीन जो बदल गया हो तो उसका छायाचित्र नहीं बनता, तो पता चल जाता है कि हाँ इसमें रोग होने वाला है, ठीक है।
उसके बाद है एलाइजा, जिसको एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन कहते हैं, यानी एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे। प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। रोगजनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण ही पहचान प्रतिजनों की उपस्थिति या रोगजनकों के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षा की पहचान के आधार पर की जाती है। मतलब एलाइजा का उपयोग कब किया जाता है? जब अलग अलग रोगाणुओं से रोग होता है, जीवाणु, विषाणु, इन सारी चीज़ों से होता है, तो ये प्रतिजन है, यानी एक एंटीजन है ना, एंटीजन को पहचानने का ये काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एलाइजा काम क्या करता है, तो एंटीजन को पहचानने का काम करता है। और आपको जब मैं आपको पढ़ा रहा था बीमारी वाला चैप्टर है ना, मानव स्वास्थ्य और रोग पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको एंटीजन के बारे में बहुत डिटेल से बताया है कि एंटीजन होता क्या है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जब वीडियो आएगी मेरी, तो उसमें हम लोग पारजीवी जंतु यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और अगले वीडियो में मैं ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, यानी 3 वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ये मेरा दूसरा वीडियो है आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आप पॉज करके इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो मैं आपको ये पूरा चैप्टर ही PDF में आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।